यस सो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स में, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये हमारी बुक में ये नाम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बेसिकली हमारा कंसेप्ट रहेगा रोटेशनल मोशन के ऊपर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है वो भी थोड़ा बहुत बताया है, ओके, रिजिड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी एंड ऑल, सो वो सब हम देखेंगे। तो एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो लीनियर मोशन हमने ऑलरेडी देख लिया है काइनेमेटिक्स में, ओके, तो लीनियर मोशन देखा। अब इसमें हम रोटेशनल मोशन देखेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर में हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, ओके। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी काफी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। आज एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और उसके बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और पहला ही हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास, ओके। पहला टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास। कोई भी बॉडी हो, पहले पढ़ लेता हूं, चलो। सो इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी or all the masses of the system of particles appear to be concentrated। क्या बोल रहे हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है पूरी बॉडी का जहां पे सारी बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर से, ये सेंटर ऑफ मास, ये एक पॉइंट है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि सिंपल वे में अगर हम बोले, सपोज मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर 3D, चलो सपोज मेरे पास स्फीयर है, तो स्फीयर पूरा सॉलिड होगा अंदर से, ओके। तो उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड कहां होगा? हमें पता है, उसके सेंटर में सर, ओके, सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। से हमारा कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके दो डायगोनल्स को हम अगर इंटरसेक्ट कर देंगे, ओके, तो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स, वहां पे ही होगा। अदरवाइज तुम क्या बोल सकते हो, ये जो साइड ली हुई है उसका आधा कर दो, और ये जो हाइट है उसका भी आधा कर दो, और फिर जाओ, ओके। तो वो जो सेंटर में पॉइंट मिलेगा दैट इज द सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, ओके। तो जनरल जो जिसमें यूनिफॉर्म मास हो, जो बॉडी में यूनिफॉर्म मास हो, जिसका शेप यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिक शेप हो, उसमें सेंटर ऑफ मास कहां होता है? उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे, मतलब वो जियोमेट्री जैसे दिख रही है उसके सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ओके। फिजिक्स वाला सीरीज देखी है? नहीं देखी? उस पे एग्जांपल दिखाते हैं कि ये मार्कर है सपोज, ओके, तो ये मार्कर है, ये मार्कर का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो अगर ये सिलेंडर होती, अगर ये पूरी सिमेट्री होती, सिलिंड्रिकल शेप में होती, अभी नहीं है, क्यों? यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला हुआ है, ओके। लेकिन अगर सीधा होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? वो जितनी लेंथ है उसकी आधी लेंथ पर, जितनी हाइट है उसकी आधी हाइट पर, करेक्ट। लेकिन ऐसा है, ऐसा यहां से मोटा, यहां से पतला, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? देखो, जैसे कि अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, यहाँ पे बैलेंस करूं तो बैलेंस होगा, ये गिर जाएगा ऐसे, करेक्ट। थोड़ा और आगे आता हूं तो भी गिर जाएगा, थोड़ा और आगे आते हैं, 2 उंगली चाहिए, 1 से तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, फिर 2 से नहीं हो रहा है, अभी वापस, तो देखो अभी भी गिरने की तैयारी में ही है, लेकिन थोड़ा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा और, तो ये अब सही हो गया, अंडरस्टूड। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? अभी वो पॉइंट से लेफ्ट में जाओगे तो भी इक्वल अमाउंट ऑफ मास होगा, राइट में जाओगे तो भी इक्वल अमाउंट ऑफ मास होगा। मतलब तुम वो इक्वल अमाउंट मत सोचो, क्योंकि हमें इरेगुलर शेप भी देखने हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर शेप ही देखेंगे हम। सो बेसिकली समझो कि पूरी बॉडी का मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो है हमारा सेंटर ऑफ मास। जैसे कि भाई रावण को बहुत मारा, लेकिन यहाँ पे मारा जब, ओके, बेली पॉइंट क्या बोलते हैं? बेली पॉइंट बोलते हैं ना, हाँ, तो वहां मारा तब जाके वो मरा, क्यों? क्योंकि वो अमृत था ना, वो यहाँ पर था, ओके, लाइक दैट। तो ये तो थोड़ा इररिलेवेंट एग्जांपल था, लेकिन
वैसे ही रिलेवेंट हो, लेकिन कहने के मीनिंग में थोड़ा बहुत रिलेवेंस क्या कि जहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो। ओके, तो पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे कि हमें पता है कि कोई चीज को मतलब अगर से मम्मी के पास से काम निकलवाना है तो मम्मी को क्या बोलना है हमें पता है, तो दैट इज द सेंटर। वही बात बताएंगे, से गोल गोल नहीं, डायरेक्ट वो बात बताएंगे तो मम्मी मान जाएंगे, लाइक दैट। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी बॉडी का, दैट पॉइंट इज आवर सेंटर ऑफ मास। तो जो रेगुलर शेप्स है उसके लिए तो जियोमेट्रिकल, जैसे मैंने पहले भी बताया, जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, वही बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे कि स्फीयर, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैंने ले लिया क्यूब, तो क्यूब का जियोमेट्रिक जो सेंटर होगा, मतलब लेंथ विड्थ हाइट सबका आधा 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 करके बीच में जो पॉइंट आ जाएगा वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। डन। ओके, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में भी तुम देख लोगे कि लेंथ है उसकी आधी कर दी, थिकनेस है उसका भी आधा कर दिया, और हाइट है उसका भी आधा कर दिया, तो वो पॉइंट है जियोमेट्रिकल सेंटर। वो जियोमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। लेकिन इर्रेगुलर शेप हो तो इर्रेगुलर शेप में सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाता है पता है? जहां पे जो साइड मास ज्यादा हो ना उस साइड शिफ्ट हो जाता है। इर्रेगुलर मास, इर्रेगुलर शेप हो, जैसे कि ये इर्रेगुलर था, ये सीधा सिलेंडर नहीं है, सीधा सिलेंडर होता तो L/2 पे ही आ जाता, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, ऐसे कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, ऐसे कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, तो देखो ऐसे करिए तो हो गया। तो देखो ये पॉइंट इस पॉइंट के ज्यादा नजदीक है या इस पॉइंट के? इसके ज्यादा नजदीक है। जो मेरी उंगली, ये सेंटर जो है, ये सेंटर है ऐसा समझो, तो वो किससे ज्यादा नजदीक है? तुम्हारे राइट से या तुम्हारे लेफ्ट से? अरे तुम्हारा राइट ये रहा, ये सेंटर है। अब ये सेंटर दो एंड से देखो, ये बीच में नहीं है, वो एक एंड से थोड़ा दूर है और एक एंड से थोड़ा नजदीक है। किससे नजदीक है, क्या लग रहा है? राइट, तुम्हारे राइट से नजदीक है ना, तो ये जो राइट में जो है ना उसका मास भी ज्यादा है इसलिए। अंडरस्टूड? ओके, तो देखो जैसे कि ऐसा सिंपल शेप हो कि भाई रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये L है, तो ये L/2 लिया और ये हाइट है, तो वहां पॉइंट ले लिया, तो दैट इज द सेंटर ऑफ मास हो गया मेरा। सिंपल है। हो सकता है जिस मंशा वो चीज को बैलेंस कर सके उसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो गया। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि मास के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, तो मास कहीं पे ज्यादा होगा, ओके, और कहीं पे कम होगा, तो बैलेंस करोगे तभी वो रह पाएगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, यस। ओके, अब ऐसा इर्रेगुलर शेप हुआ अगर, ओके, तो ये तो रेगुलर शेप है, तो आधा आधा कर देंगे हम, ये L है उसका /2, ये हाइट है उसकी /2, तो वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। ऐसा इर्रेगुलर शेप हो तो इर्रेगुलर शेप में देखो ऐसा रॉड था लेकिन ऐसे इर्रेगुलर शेप हो गया, तो इर्रेगुलर शेप हो गया, इसीलिए हमारा सेंटर ऑफ मास, जैसे ये L है तो L/2 यहां आता है, लेकिन वो जहां पे ज्यादा मास है ना वो साइड हमारा सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, जैसे कि ये बच्चा देखो वो ऐसे एक पैर पे खड़ा हुआ है, तो क्या पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है? एकदम सेंटर में, जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर में। ओके, बट अगर मैं ऐसे एक पैर पे खड़ा रहूं तो अभी वो थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करेगा, क्योंकि अगर मूव नहीं करेगा तो गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया, लो तो ऐसे किया तो मास अभी सेम है क्या? इस साइड मास ज्यादा हो गया है और इस साइड कम हो गया है, तो जहां मास ज्यादा हो गया है उस साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि हम देखो गाड़ी चलाते हैं, ये तो तुमने भी किया होगा, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमें ऐसे टर्न मारना है, मैं ऐसे आ रहा हूं और मुझे ऐसे टर्न मारना है, तो हम कैसे करते हैं पता है? ऐसे जा रहे हो और उस साइड टर्न मारना है ना, तो गाड़ी को तो ऐसे घुमाता हूं क्योंकि मुझे ऐसे जाना है, लेकिन मैं खुद ऐसे रह रहा हूं। ऐसा करते हो ना तुम? और अगर ऐसा नहीं करते होगे तो गिर जाओगे। ऐसे जा रहे हैं, गाड़ी को टर्न तुम्हें उस साइड लेना है, तो टर्न तुम गाड़ी को ऐसे कर रहे हो, लेकिन तुम खुद इस साइड जा रहे हो। अगर तुम भी ऐसे गए ना तो डुडू गिर जाए। तो ये हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहे हैं। हमारी गाड़ी की सेंटर ऑफ मास हमारी मतलब पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, हम और गाड़ी दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा जब सीधे सीधे जाएंगे तब।
अब मुझे सपोज इस साइड ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तो मैं स्टीयरिंग तो ऑब्वियसली ऐसे ही मोड़ना पड़ेगा ना, उसको ऐसे करूंगा तो उस साइड चली जाएगी। तो गाड़ी का स्टीयरिंग तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ओके, लेकिन मैं भी ऐसे नहीं हो रहा हूं। मैं भी ऐसे हो गया तो स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मैं इस साइड हूँ, गाड़ी ऐसे और ऐसे, तो हम स्लिप ना हो ऐसे, ओके। तो हम एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, ये हम सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहे हैं। सोचो तुमने इस साइड जाने की मेहनत नहीं की, ये सब सेंटर ऑफ मास हम नहीं चेंज करेंगे, ऐसे के ऐसे रहो, ऐसे गाड़ी चला रहे हो और फिर ऐसे मुड़ जाओ और तुम ऐसे ही सीधे के सीधे रहो, तो भी गिरोगे तो भी गिरेंगे, ओके। अगर हम बैलेंस नहीं किए तो क्या हुआ, गिर जाएंगे। ऐसे फास्ट स्पीड में ऐसे करने गए, गिर गए। अंडरस्टूड? तो ये हम जाने अनजाने में बहुत सारी जगह पर सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते हैं, ओके। स्लो रेस स्पीड और ऐसे कैसे नहीं तो नहीं गिरेंगे। दैट डिपेंड्स। वो जैसे रोटेशनल हमने वो देखा था ना, गोल गोल घूम रहे हैं जब एंगुलर मूवमेंट कर रहे हैं, तो डिपेंड्स कि उसकी मिनिमम स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है। दैट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑल्सो, ओके। बट अगर तुम स्लो स्पीड में हो और सीधे रहे ना तो अच्छे से टर्न नहीं मार पाओगे। गाड़ी तो गिरेगी नहीं, लेकिन तुम्हारा बैलेंस बिगड़ गया है तो तुम गिर सकते हो गाड़ी पे से। गाड़ी की वजह से नहीं गिरे, तुमने अपना बैलेंस बिगाड़ के खुद गिरे। देखो दो तरीके से गिर सकते हैं, एक तो गाड़ी का ही बैलेंस बिगड़ जाए और एक तुम्हारा बैलेंस पे बिगड़ जाए। समझ में आया? ओके। तो गाड़ी तो तुम सही सही मोड़ रहे हो, लेकिन तुमने अपना बैलेंस सही सही नहीं रखा तो तुम गिरे। गाड़ी तो ऐसे टर्न मारना है तो गाड़ी तो टर्न मारेगी तुम्हारे बगैर भी। अंडरस्टूड? ओके। सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ऐसा समझो कि ये हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, तो स्क्वायर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां से मैं आधा लूंगा ये और इसका भी आधा लूंगा ये, दोनों जहां मीट करेंगे वो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। डन? ये सेंटर पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अब मैं कर क्या रहा हूं, इसका ये जो 1/4 पार्ट है ना उसको कट कर दिया और निकाल दिया, तो ये जैसे एल शेप जैसे बन गया। तो अब सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रहेगा। अब तो बॉडी में, अभी बॉडी तो सिमेट्रिक बॉडी तो रही नहीं, रेगुलर शेप तो रहा नहीं, तो ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा जहां पे मास ज्यादा है, ये साइड मास ज्यादा है, उस साइड मूव कर जाएगा। समझ में आया? जहां मास ज्यादा होगा वहां सेंटर ऑफ मास होगा, जहां मास ज्यादा होगा उस साइड मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। यस, ओके। जैसे कि समझो कि तुम ऐसे खड़े हुए हो, इस साइड तुम्हारे ये कंधे पर बहुत ज्यादा कोई मास डाल दिया है, बहुत ज्यादा कुछ मास डाल दिया, मतलब तुम अभी तो ऐसे खड़े भी नहीं रहे, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ओके, अमिताभ बच्चन। पुष्पा, हाँ, लेटेस्ट में पुष्पा। ओके, तो ऐसे सीधे थे और बहुत ज्यादा मास डाल दिया तो यहां वेट आ गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्या करेगी पता है? सेंटर ऑफ मास इस साइड रखने का ट्राई करेगी। अगर सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं किया बॉडी ने और ऐसे ही रहा तो पेन करने लगेगा एक साइड। समझ में आ रहा है? पक्का? सिंपल कंसेप्ट है वैसे तो, आ रहा है ना समझ में? ओके, सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास। नाउ अभी एक से ज्यादा बॉडी हो, एक बॉडी है तो ठीक है, एक से ज्यादा बॉडी है, मतलब जैसे अभी हम बाइक चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और हम चला रहे हैं, हमारा भी सेंटर ऑफ मास होगा। दो ऑब्जेक्ट इकट्ठा हो गए, अब पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, मतलब मेरा और व्हीकल का मिला के सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा ना। जो गाड़ी का होगा वो मेरा नहीं है और जो मेरा होगा वो गाड़ी का नहीं है, तो पूरे दोनों मिला के एक ऑब्जेक्ट जो बना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो भी हमें फाइंड करना है। हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? फाइंड द सेंटर ऑफ मास वाले। ओके, सो जैसे समझो कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ छूट नहीं गया ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं छूट गया। सो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, डन। ये ऑब्जेक्ट है तो ये है M1, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है M2, फिर कितने भी हो सकते हैं, भले ही 10 हो तो हम M1, M2, M3, M4, M10 तक जाएंगे। अगर मान ले n तक है तो हम कहां तक चले गए? Mn वाला कोई सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या? एक मास है, दूसरा भी मास है, दोनों मिला के अब हम वो इंडिविजुअल नहीं रहे, अब दोनों को साथ। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब मैं हूं तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, गाड़ी है तो गाड़ी भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरा एक सेंटर ऑफ मास है, गाड़ी का भी सेंटर ऑफ मास है। लेकिन पहले मैं अकेला सिस्टम था और मैं ही ऑब्जेक्ट था, बाद में गाड़ी ऑब्जेक्ट थी और गाड़ी ही सिस्टम था। सिस्टम मतलब वो थर्मोडाइनमिक वाला सिस्टम,
ओके, जहां पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, तो वहां पर वो गाड़ी सिस्टम थी और गाड़ी ही ऑब्जेक्ट था। और अब जब हम दोनों मिल गए, मैं गाड़ी पे बैठ गया, तो क्या हुआ, गाड़ी और मैं दोनों ही एक ही सिस्टम हो गए, ओके, जहां पे हम दोनों का सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा और हम एनालिसिस करेंगे, ओके। तो ये एक सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम किससे बना हुआ है, n नंबर ऑफ मास से बना हुआ है, मान लेते हैं। अगर दो होगा तो दो वाले ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एक मास हूं m1, गाड़ी एक मास है m2, तो ये सिस्टम में टोटल 2 मासेस है। फिर ऐसा होगा कि हम डबल सवारी जा रहे हैं भाई, ओके, तो गाड़ी है, मैं हूं और मेरे पीछे एक पिनियन भी लगा हुआ है, ओके, मतलब कोई दूसरा आदमी भी लगा हुआ है, ओके। सो टोटल 3 हो गए। ऑब्जेक्ट कितने हो गए, मेरा भी मास है, पीछे जो बैठा हुआ है उसका भी मास है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास है। जिसका मास नहीं हो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन मास तो सबका ही होता है, ओके। सो अब 3 ऑब्जेक्ट का, तो सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हो गए और कितने पार्टिकल्स हो गए, कितने सब्सटेंस हो गए, 3। पहले 2 थे, अभी 3 हो गए। तो वैसे n हो तो सबके लिए m1 m2 m3 डॉट 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 mn तक हम जा सकते हैं। अब ये है हमारा R1। R1 मतलब क्या, R किसके लिए डिनोट करते थे हम, पोजीशन वेक्टर। याद करो कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो ओरिजिन से वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें तो वो कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। वो क्या दिखाता है, उसकी पोजीशन दिखाता है। काइनेटिक्स में देखा था ना हमने, काइनेमेटिक्स में याद है, ओके। एक्स वाई देख रहे थे, एक्स और वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो भाई अगर हम जैसे मैथ्स की बात करें तो हम कैसे डिनोट करते थे, भाई एक्स में इतना, वाई में इतना, तो एक्स कोमा वाई उसके कोऑर्डिनेट है। तो हम फिजिक्स में अगर वेक्टर से शो करें तो कि वेक्टर की लेंथ एंड वेक्टर की डायरेक्शन, ओके, तो वैसे ही डिनोट करते हैं ना। वो क्या, वेक्टर से क्या शो करते हैं हम, डायरेक्शन और वेक्टर की लेंथ। ये सब हमने बेसिक में देखा था, याद है ना। वेक्टर की लेंथ भी मैटर करती है, मैग्नीट्यूड शो करता है, छोटा वेक्टर बड़ा वेक्टर, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड हो तो बड़ा वेक्टर होगा। याद आया, पक्का ना, हाँ हाँ बोल रहे हो ना या ना बोल रहे हो अच्छा, सो ये पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से वो पॉइंट तक हम जाएंगे, वो डायरेक्शन में। अब वो पॉइंट वहां जा रहा है तो हम यहां नहीं ड्रॉ करेंगे, हम वहीं जाएंगे, और ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। m1 है तो उसके लिए मैंने बोल दिया r1, ये पॉइंट 2 है तो m2 है तो उसके लिए मैंने बोल दिया r2, ये m3 है तो उसके लिए मैंने बोल दिया r3, और सपोज mn है तो उसके लिए मैंने बोल दिया rn। ये सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक सिस्टम है, हमारा कंसंट्रेशन सबके ऊपर है। जैसे पहले मेरे अकेले पे था, फिर अकेले बाइक पे था, अब हम दोनों साथ में आ गए तो हम दोनों पे कंसंट्रेशन है। मेरे पीछे कोई बैठा होगा तो हम दो और बाइक तीनों के ऊपर कंसंट्रेशन है। तो वैसे यहाँ पर mn है, 10 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वॉट एवर नंबर, तो वो पूरा एक सिस्टम बना। तो पूरा एक सिस्टम बना, तो जैसे मैंने अभी बोला था, मेरा एक सेंटर ऑफ मास होगा, बॉडी का भी, व्हीकल का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, और मैं अगर गाड़ी पे बैठ गया तो दोनों मिलके भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो वैसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, सारे ऑब्जेक्ट मिलके भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। अंडरस्टूड? इसी को बोलते हैं पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये पूरा एक सिस्टम है, एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, तो उसको एक ऑब्जेक्ट मतलब एक पार्टिकल, तो बहुत सारे होंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल, ओके। सो ये हमने डिनोट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, सबको मिलके जो बना हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो उसके लिए डायरेक्टली वेरी इजी फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं किसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मुझे देखना है कि ये अकेला एक ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो भाई उसके सेंटर में होगा, और क्या। लेकिन 2 हो गए तो ये दोनों का, इसका यहां होगा, इसका यहां होगा, लेकिन दोनों का मिला है तो वो कहां होगा, तो वो हम फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इजी। इसको बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट। मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मतलब क्या, मास इंटू पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हमें मोमेंट देगा। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंट कितना है, m1 r1, दूसरे का m2 r2, जितने हो उतने लिखने हैं। अगर 2 ही ऑब्जेक्ट है, मैं हूं और गाड़ी है, तो भाई मेरा लोकेशन, मेरा मास क्या है और मेरी लोकेशन क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरा मास क्या है। सपोज ये ओरिजिन है,
ओके तो वो ओरिजिन से मेरा मास तो जो है वो ही है, ओके और ओरिजिन से मैं कितना दूर हूं, इतना दूर हूं, ठीक है। प्लस बाइक कहाँ है, बाइक वहां पड़ी हुई है, बाइक का मास क्या है m2, मेरा मास m1 था उसका m2 है, वहां से वो उतने दूर है तो वो हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के मास का सम, तो m1 प्लस m2 दैट्स, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 10 हो तो 10, n ऑब्जेक्ट हो तो n। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला बन गया पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पूरी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, एक का नहीं पूरी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है, और क्या, पोजीशन मतलब क्या, उसकी लोकेशन के कहां पर है वो सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी हम सिंपल वे में बोल रहे थे कि भाई ये यहां पर है, यहां पर मतलब क्या, अगर ये ओरिजिन होगा तो भाई L/2 और ये H होगा तो H/2 पे है वो, ये ओरिजिन से, अंडरस्टूड, ओके तो वो पोजीशन शो करता है। तो वैसे ही यहां पर पोजीशन शो कर रहा है, तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने हम लिखेंगे। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल्स टू सारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, 3 है तो ये 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या देगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। डन, ओके चलो तो वो हमने लिख दिया। नाउ अगर हमें बोलना हो कि जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ओके उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास सपोज मुझे निकालना हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर अकेले का निकालना हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, x में कितना गया इतना, y में कितना गया इतना, तो वो है मेरा x, y। तो अगर सेंटर ऑफ मास के भी x, y, जैसे कि भाई मैं ऐसा बोल दूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो मासेस कहां पे है वो मुझे नहीं जानना, ये पॉइंट है ना वो मेरे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट मेरे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इतना x में गया वो और इतना y में गया, तो x, y, करेक्ट। तो ये x कितना वो मुझे फाइंड करना हो तो कोई बात नहीं, ये r इज इक्वल्स टू r है क्या है, r पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट की टर्म में बोले तो क्या है वो x, y ही है। तो यहां मैं x लूंगा तो r1 की जगह x1 आ जाएगा, r2 की जगह x2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। डन, ओके तो वो क्या हो गया x सेंटीमीटर, मतलब x ऑफ नॉट सेंटीमीटर, x ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, पढ़ते पढ़ते मैं सेंटीमीटर बोल दिया ओके सो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो भाई m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3, वैसे जितने भी हो उतने करो, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने हो उतने। अगर y कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो x की जगह y, और क्या, सिंपल, आ गया समझ में, अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, समझ में आ गया सर हाँ ये r वेक्टर क्या है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है या ऑलरेडी उसका मैग्नीट्यूड ही है? नहीं, r तो पोजीशन वेक्टर शो करता है, r का मैग्नीट्यूड अभी हमें नहीं पता, वो गिवन होगा, वो गिवन होगा। अब भाई जैसे कि x और y है, x और y हो तो हम r के वेक्टर को तो निकाल ही सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला फॉर्मूला। डन, जो काइनेमेटिक्स में कर रहे थे वही सेम। डन, जैसे दो वेक्टर है मेरा, वेक्टर a वेक्टर b ऐसे गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b, तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस उनके बीच का एंगल, तो 90 है तो कॉस 90 30 होगा, ये दो वेक्टर है ये a और b, तो उसका रिजल्टेंट कहां होगा, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कहां होगा, डायरेक्शन के लिए तो तुम वो दो लॉ यूज करोगे ना, पैरेललोग्राम वाला और दूसरा कौन सा, ट्राइंगल वाला, तो ट्राइंगल वाला और पैरेललोग्राम वाला यूज करोगे डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जितना भी हो उतना लिख देना है, वो तो हमने काइनेमेटिक्स में किया ना, सेम वे में यहां करेंगे। डन, ओके सो दैट इज x कोऑर्डिनेट, y हो तो y कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ
नाउ अब हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो कि ये 4 लोग हैं, 4 ऑब्जेक्ट है और 4 ऑब्जेक्ट से हमारा सिस्टम बना हुआ है। ओके, तो 4 ऑब्जेक्ट का कोई सेंटर ऑफ मास, मान लो कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। ओके, वो मैंने ढूंढ लिया, ये फॉर्मूला से मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन अब ये चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैं बैठा हुआ था, मैं अकेला था, फिर मैं बाइक पर बैठा, हम 2 हो गए, मेरे पीछे भी एक है तो वो 3 हो गए। ओके, फिर कोई छोटा बच्चा भी है, उसको मैंने आगे टंकी पे बिठा दिया तो हम 3 और वो बाइक, टोटल 4 हो गए। अब ये चारों के चारों गाड़ी मूव भी कर रही है, तो गाड़ी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। ऑब्वियस है, गाड़ी मूव कर रही है मतलब ये 4 लोग हैं, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब गाड़ी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास वहां का वहां थोड़ा रहेगा, वो भी तो मूव करेगा। ऑब्वियस चीज है। अगर मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अभी मैं यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास वही है क्या? ऑब्वियसली नॉट, मेरे साथ आएगा ना साथ में। हाँ बोलो। सेंटर ऑफ मास लोकेशन पर डिपेंड करता है या बॉडी पर डिपेंड करता है? बॉडी पे। लोकेशन से तो हम वो कहाँ है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बॉडी पे डिपेंड करता है। तो सर वो बाइक जो जिस पर आप चल रहे हो उसका तो सेंटर ऑफ मास सेम ही रहेगा ना? वो अगर बाइक वहां रहेगी तो सेम रहेगा, बाइक भी तो मूव कर रही है। ऐसा समझो कि ये बाइक है, ओके, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब वो मूव करते करते यहां पहुंच गई, तो तुम बोल रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, यहां मतलब बॉडी के सेंटर में, तो वैसे ही बॉडी के सेंटर में यहां, लेकिन लोकेशन वाइज यहां थोड़ी रहेगा। अगर मैं इसको एक्स और वाई मानूं तो तुम तो घूमते घूमते यहां आ गए, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होंगे? सपोज ऐसा होंगे 2,3, तो यहां आओगे तो भले ही ऑब्जेक्ट के सेंटर में, तो यहां भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में देखोगे तो वो 2,3 थोड़ी होगा, वो तो भाई इतना हो गया भाई, ये तो 10,3 हो जाएगा। इसलिए मैंने पूछा लोकेशन पर डिपेंड करता है या मतलब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं कि बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रही है तो की बात है। अंडरस्टूड? अदरवाइज मूव नहीं कर रही है तो फिर मैं बोलूंगा लोकेशन के ऊपर डिपेंड। क्या लोकेशन? लोकेशन कहां से आ गई? बॉडी मास क्या है, बॉडी क्या है वो पूछेंगे। ओके, तो लोकेशन तो बात ही तब आती है जब बॉडी मूव कर रही हो। बॉडी मूव नहीं कर रही हो, बाइक ऐसे के वैसी, अब मैं बोलूं सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ऑब्वियस, समझ में आ गया? ओके, हाँ, तो अब हम केस कौन सा देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा तो मान लो कि पूरी की पूरी बॉडी की कोई वेलोसिटी है, पूरी की बॉडी की क्या है? वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी, सेंटर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। मैं हूं, ओके, मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पर है और अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, मेरी कोई वेलोसिटी है तो उतनी वेलोसिटी इसकी भी तो होगी। जैसे कि हम बस में बैठे हुए हैं तो बस की जो स्पीड है वही हमारी स्पीड होगी ना भाई। अगर हम बस में बैठे हो, बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारी स्पीड भी कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड पीपल? कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर ही तो हुई। हमें थोड़ी भागना है, हम तो बैठ गए हैं, बात खत्म, डन। तो वैसे ही वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी होगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? ये आर क्या था हमारा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करे तो वेलोसिटी मिलती थी। ओके, आर क्या था हमारा? पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, व्हाट एवर यू कॉल। ओके, तो उसका dr/dt करेंगे तो हमें भी मिल जाएगा। तो पहला मोमेंट है, यहां पे पहला मोमेंट क्या है? m1 r1, r इज इक्वल टू, ये पूरा है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt, m1 कांस्टेंट, r1 का डिफरेंशिएट dr1/dt, m2 तो कांस्टेंट है dr2/dt, प्लस डॉट डॉट डॉट, m1 तो कांस्टेंट है drn/dt। नीचे का तो कुछ करना नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, अगर किया तो 0 आएगा। ओके, डन। तो इन लोग का तो करना नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लिख दिया है। पहले का करेंगे तो ये कैसे, ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन डायरेक्ट मतलब क्या? डिफरेंशिएट किया है हमने। से m1
v1 m2 v2 डॉट 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 जितने भी मासेस होंगे वो। सिंपल। अब मान लो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो बहुत फास्ट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो एक्सेलरेशन हो गया, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन हो गया। तो अगेन वही dv बाई dt करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता था, तो ये जो वेलोसिटी है उसका एक्सेलरेशन करेंगे तो हमें क्या, वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1a1 प्लस m2a2 डॉट 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 सेम। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके। नाउ F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं हम, सो F इज इक्वल्स टू ma बोल सकते हैं। तो फोर्स जो लगाएंगे दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो। यहां पे मुझे बात बतानी है, वो क्या बताने वाला हूं कि ये सेंटर ऑफ मास जब चेंज हो रहा है, जैसे कि बॉडी मूव की तो सेंटर ऑफ मास भी मूव हुआ, बॉडी वेलोसिटी में आई, पूरा सिस्टम मतलब सिस्टम वेलोसिटी में आया तो सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी में आया, सिस्टम एक्सेलरेट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट हुआ। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब। F क्या है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड लॉ में हम जो F बोलते थे वो क्या था, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही था। अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स होगा तो मूव ही नहीं कर पाओगे। डन? वो तो एकदम बेसिक, यहां से जितना फोर्स लग रहा है सामने से भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो मूव कहां से होगा भाई। ओके, तो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है F। अंडरस्टूड? ओके, सो F इज इक्वल्स टू ma। तो ये कंसेप्ट जब भी हम लगाएंगे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वो कब लगाएंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स हो रहा हो तब लगाएंगे। अगर कोई इंटरनल फोर्स हो रहा है या फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है माइनस, तो भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास आएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स हमने तो कुछ नहीं लगाया, ए जाओ रे तुम दोनों एक दूसरे के पास, हमने ऐसा कुछ भी किया नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास जाएंगे। तो जब, तो मतलब ये क्या हुआ, इंटरनल हुआ ना, ये उनके चार्ज की वजह से ये हो रहा है, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है। तो जब ऐसा केस हो तो याद रखना हमारा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं, हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर, भले ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव होगा नहीं। कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स से मूव ना हो रहा हो तब की बात है। अगर एक्सटर्नल फोर्स से मूव हो रहा है, मतलब अभी जैसे गाड़ी की बात की थी, तो गाड़ी चला रहा हूं तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना भाई, पेट्रोल का कंबशन कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, बट ग्रेविटी से अगर मैं जा रहा हूं तो वो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, ग्रेविटी में हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है। तो अगर मैं ग्रेविटी से नीचे जा रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं। तो न्यूमेरिकल में ये फंडा याद रखना। और एक चीज मुझे याद आई तो बता दे रहा हूं, ऐसा ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है क्या, सेंटर ऑफ मास क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास, रुको, से स्फीयर है, स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर पर। अच्छा, ऐसा समझो कि कोई क्यूब है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके ही जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ओके, तो मैं अगर ऐसा बोलूं तो कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, तो वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो अभी जो सोच रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों? समझो कि ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके सेंटर पे, उसका सेंटर ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बॉडी के अंदर हो जरूरी नहीं है, ये बॉडी के बाहर है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में है। समझ में आया? वही तो है, वही तो फिजिक्स है। समझ में आया?
ओके, तो रिंग जो है ऑब्वियसली ऐसा समझो कि स्फीयर है, तो स्फीयर यूनिफॉर्मली मास होगा, वो यूनिफॉर्म मास का स्फीयर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है। तो वैसे ही रिंग है यूनिफॉर्म मास वाली सब जगह। देखो ये यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि इस जगह ऊपर डिजाइन ज्यादा है नीचे डिजाइन कम है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म मास वाली रिंग है। तो उसका भी कहाँ होगा? सेंटर में। सेंटर में मास नहीं है, फिर भी सेंटर में ही होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में। मतलब तो इसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये पूरी बॉडी को ऐसे छोड़ दिया जाए, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उसको अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वो सेंटर पे जाके ही चिपक जाएंगे। इसके जो सेंटर ऑफ, ये जो रिंग का जो सेंटर है, वो सारे के सारे, सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? वहां पर। अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो ना, तो इससे कोई मटेरियल में ऐसे निकालू ना, ऐसे 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 करूं तो मटेरियल निकल जाएगा। यहां जो मटेरियल है वो चिपका हुआ है उसके पार्टिकल्स के साथ, मैं ऐसे थोड़ा फोर्स लगाऊं ऐसे ऐसे या ऐसे करूं तो वो मटेरियल वहां से निकल जाएगा। क्यों? उसको अट्रैक्ट करने वाला ही कोई नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है, वहां पे सारे पार्टिकल्स अट्रैक्टेड है। हाँ बोलो। सेंटर ऑफ मास एज अ ग्रेविटी वर्क करता है ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट ग्रेविटी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में मास तो होगा ही, और जहां मास होगा वहां ग्रेविटी होगी। ओके, तो ग्रेविटी तो हम मान ही लेते हैं ना कि पूरी अर्थ पे कांस्टेंट है। वैसे एक्चुअली वो भी नहीं है, लेकिन हमने तो माना हुआ है कैलकुलेशन पर्पस से कि भाई पूरे अर्थ पर कांस्टेंट हम ले लेते हैं वैल्यू। डन। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही भाई, लेकिन मास ज्यादा या कम होने से, शेप आगे पीछे होने से, ऊपर नीचे मोटा पतला होने से सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? लोकेशन के वाइज ग्रेविटी तो हम कांस्टेंट ही मान रहे हैं। अगर तुम यहां से चले गए डायरेक्टली मून पर, ओके, तो मून की ग्रेविटी तो पूरे मून पर अलग अलग हो, पूरे मून पर सेम होगी ना। जैसे यहां पर हमने पूरे अर्थ पर 9.8 मान लिया, तो पूरे मून पर भी हमें कोई एक वैल्यू होगी, वो मान लेंगे। तो ग्रेविटी पे डिपेंड है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रेविटी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मास की बात कर रहे हैं, और जहां मास होगा वहां पे ग्रेविटी तो होगी। अंडरस्टूड? तो दो कंसेप्ट बोले, कौन कौन से? जो लिखे हुए नहीं है इसलिए बताया। क्या? एक, सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर हो, नॉट नेसेसरी, जरूरी है नहीं। दूसरा कि ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये सब कब आएगा? जब वो ऑब्जेक्ट और सिस्टम मूव कर रहा है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तभी आएगा। अगर इंटरनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं। तो उसकी वैल्यू, अगर कोई पॉइंट मूव ही नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। मैं क्या सेंटेंस बोला कि अगर इंटरनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव होगा नहीं। तो सेंटर ऑफ मास मूव अगर नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, कोई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूव ही नहीं कर रहा है, तो तुम चेंज इन दी पोजीशन कैसे निकालोगे? क्योंकि पोजीशन तो वैसी की वैसी है। वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, पॉइंट वहां का वहीं है, तो फिर चेंज तो कुछ हुआ नहीं, मतलब जीरो। तो ऐसा भी एमसीक्यू आएगा, तो तुम ऐसे फटफट 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 गिन मत देना कि हाँ सर वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दिया, करना ही नहीं था, जीरो आंसर था। अंडरस्टूड? ओके। इस केस में वो कोई एक और, जैसे कि बॉम्ब फट गया, बॉम्ब फट गया, बॉम्ब फटा, तो भाई हमने ऐसे जलाया, ओके, अंदर केमिकल रिएक्शन हुई और बॉम्ब फट गया। तो अंदर केमिकल रिएक्शन हुई और बॉम्ब फटा, तो हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया, इंटरनली फोर्स लगा ना वो। तो सेंटर ऑफ मास मूव हुआ नहीं। ये बॉम्ब अगर यहां है और उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे, ओके, ये उसका सेंटर ऑफ मास यहां है, अगर ये फट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, ओके, 1 2 3 ऐसे सारी डायरेक्शन में ऐसे, सर ड्रॉ करो ऐसा मत बोलना, ओके, सो ऐसे 50 टुकड़े हो गए। ये 50 टुकड़ों का भी सेंटर ऑफ मास तुम निकालोगे ना, तो वो यही है। क्यों? सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होगा, भले वो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल फोर्स से मूव हो रहे हैं,
हमने बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में है? श्योर? ओके। एंड एक और कंसेप्ट, जैसे कि ये मेरा एक छोटा मास है और ये मेरा एक बड़ा मास है, तो अगर सेम मास हो, ये एक मास है और मान लो कि ये मैंने सेम ड्रॉ किया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो यहां होगा, बीच में। डन? दोनों ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का यहां सेंटर में, दूसरे का यहां सेंटर में, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां। इसको खींचूंगा तो दोनों खींचे चले जाएंगे, लाइक दैट। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां है। ये मैंने माना है कि दोनों सेम है, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं हुए तो, ऐसा हुआ तो, ये छोटा और ये बड़ा, तो सेंटर ऑफ मास जो बड़ा मास है उस साइड होगा। ओके, तो ये बड़ा मास है, एक्चुअली होना चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस अगर L हो, ओके, तो L/2 पे होना चाहिए, लेकिन L/2 पे ना होके बड़े मास की तरफ वो खींचा चला जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस की बात करें, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? जिसका मास कम है वो सेंटर ऑफ मास से ज्यादा डिस्टेंस पर है। जिसका मास कम है वो सेंटर ऑफ मास से, ये मान लो कि ये D1 है और ये मान लो ये D2 है, तो जिसका मास कम है वो सेंटर ऑफ मास से ज्यादा डिस्टेंस पर है, और जिसका मास ज्यादा है वो सेंटर ऑफ मास से कम डिस्टेंस पर है। डन? पक्का समझ में आएगा? सेम होगा तो बीच में ही होगा, तो D/2 सेम मास होगा तो M = M, ओके, तो बीच में ही होगा। लेकिन अगर सेम मास नहीं है तो जो ज्यादा मास है उस साइड होगा। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जिसका मास कम वो सेंटर ऑफ मास से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, और जिसका मास ज्यादा वो सेंटर ऑफ मास से कम डिस्टेंस पे। अंडरस्टूड? दैट्स इट। तो यही सारे कंसेप्ट थे हमारे सेंटर ऑफ मास के। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, सो दिस न्यूमेरिकल्स आर टेकन से, जो गवर्नमेंट न्यूमेरिकल्स मतलब जो बोलते हैं कि ये दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वैसे न्यूमेरिकल्स हैं। तो बुक के न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे, बट ये आ गए तो बुक वाले तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये आ गए तो बुक वाले आ ही जाएंगे। ओके, चलो। सो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सॉल्व तुम्हें करना है, फिर मैं करवाऊंगा। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मासेस, भाई पार्टिकल्स है, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 3 kg, आर एट, देखो लोकेशन गिवन है, मार्कर कहां गई, आर एट, दो पार्टिकल है, एक का मास है m1, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 3 kg, और एक का लोकेशन गिवन है और दूसरे का भी लोकेशन गिवन है। ये लोकेशन क्या है भाई? आर एट, मतलब ये जगह पर है, तो ये क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर गिवन है, r1 r2। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास? ये दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हमने फॉर्मूला तो देख लिया, फटाफट बोलो क्या होगा? इसका क्या होगा? ये दोनों मास है, दोनों का लोकेशन है, ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन है, एक मास यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा मास यहाँ पड़ा हुआ है, उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है। तो ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हाँ अरे सिंपल फॉर्मूला था, R = m1 r1 + m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। क्या है?
ए आया, ए करेक्ट है। अच्छा सबका आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारा, R is equals to position vector R is equals to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। r1 की वैल्यू गिवन है, m1 की वैल्यू गिवन है, m1 तो 1 है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, m2 3 है, r2 ये रहा तो बस मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस करो, डिवाइडेड बाय m1 plus m2। m1 plus m2 तो 4 है, ये 2 i cap 5 j cap नहीं ये रहा r2 और वो r1 है। वो r1 मतलब वो पूरा r1 है। हाँ i j k लोकेशन, x में इतना, y में इतना, k में इतना, z में इतना, ऐसे आ गया सबका फर्स्ट, हाँ या ना? यस। तो सही आंसर फर्स्ट ही है। ओके देखो क्या किया हमने, सिंपली हमारा फॉर्मूला है तो मास है m1, r1 हमारा 2i plus 5j plus 13k, m2 3, r2 minus 6i plus 4j minus 2k डिवाइडेड बाय m1 plus m2 1 plus 3। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 3 इन लोग के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 -6, ये -18 plus 2 -16, 12 plus 5 17, ये 3 to 6 था तो -6 plus 13 तो +7 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स इट। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है। बिना मैग्नीट्यूड निकाले हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब कैसे? रेट 2 i cap j cap का बिना मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड तो हमने वैसे भी नहीं निकाला, ये तो डायरेक्शन ही शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो हम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके निकालते थे ना, तो ये तो पोजीशन वेक्टर ही है, हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली है कि भाई वो i डायरेक्शन में इतना दूर है, y डायरेक्शन में इतना दूर है और z डायरेक्शन में 7/4 दूर है, y में 17/4 दूर है और 16/4 मतलब 4 दूर है x में। तो हमने तो अभी लोकेशन ही निकाला है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। डन, आगे बढ़े। ओके चलो ये होगा तो पढ़ लेने दो। The center of mass of the system of two particles of masses m1 m2 is at distance, क्या, चलो अच्छे से पढ़ता हूँ। The center of mass of a system of two particles of masses m1 and m2 is at a distance d1 and m2 is at a distance d2 such that, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है? क्या बोल रहे हैं? वही अभी जो हमने डिस्कस किया वो, ये है सपोज m1, ये है सपोज m2 और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सपोज, तो ये हो गया d1 और ये हो गया मेरा d2। ओके तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या लग रहा है? इसमें से कौन सा सही होगा? एक सेंटेंस जो मैं बार बार बोल रहा था, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मास ये हो तो डिस्टेंस ये है, मास ये हो तो डिस्टेंस ये है, तो वो सेंटेंस का यूज करके इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट लग रहा है? हम गैस तो करना ही पड़ेगा ना, हम तो टिक करके तो आएंगे ही। तो यस फर्स्ट ही है। कैसे? देखो हमने क्या बोला, इफ m1 ग्रेटर देन m2 हो, अगर ये m1 ज्यादा है m2 छोटा है तो उनके बीच का सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स m1 होगा। तो हमने क्या बोला था, जितना मास ज्यादा उतना सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम, जितना मास ज्यादा उतना सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम। तो भाई ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर तुम क्या बोल सकते हो कि भाई m2 तो नीचे d2 आएगा यहां पर, और यहां पर तुम बोलोगे m1 तो यहां पे आएगा d1। ओके तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब ये तो d1/d2 इज इक्वल टू m1/m2 है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि ये ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो वो तो गलत हो गया। तो फिर सही क्या है? अगर मास 2 ज्यादा होगा तो डिस्टेंस 1 होगा उसके रिस्पेक्ट में, और मास 1 होगा तो d2, मतलब ज्यादा कौन सा होगा? ये d1 छोटा तो m2।
समझ में आया? हमने जो डिस्कस किया था वो कि अगर जिस साइड मास ज्यादा होगा उस साइड डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि इसको हम क्या मानेंगे, देखो ये मास है ऐसा समझो, कितना है 10 और ये कितना है 2। सब कुछ पहले से करेंगे। ओके, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट। इसका मास है से 10 kg और इसका मास है 2 kg। डन? ये दोनों के बीच का सेंटर, ये ऐसे तुम्हें विजुलाइज करके करना पड़ेगा सॉल्व, नहीं तो कोई भी बुक या कहीं पर भी कुछ भी ऐसे उठा कर देखोगे तो वहां पर तो सिर्फ आंसर लिखा होगा, तो वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। ओके, सो अगर दोनों 10 kg के होते तो बीच का होता। हमें पता है कि जिसका मास ज्यादा होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैं बोल दे रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास विल बी हियर, से हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेंटर ऑफ मास से जो ये है m1 और ये है m2, तो सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस हो वो कितना है, सपोज ये है d1 और ये कितना है दूसरे ऑब्जेक्ट का d2। डन? कौन सा ज्यादा होगा पहले ये बताओ, d2 ज्यादा बड़ा है या d1 ज्यादा बड़ा होगा? वो तुम्हें पता है कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, d2 बड़ा होगा। यस, सो d2 इज ग्रेटर देन d1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि d1 छोटा ही होगा। ओके, अभी मान लो कि d2 अगेन वही नंबर में चूज कर रहा हूं, d2 10 है और d1 क्या है 2। तो भाई करो अब m1 by m2, ये कहां है m2 by m1 है, तो m2 by m1 2 by 10 कर दिया, m2 by m1 दैट इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा हमें, m2 by m1 d1 by d2 करो। d1 क्या है 2, d2 कितना है 10, आ गया सेम। समझ में आया? अगर इसका उल्टा होता तो 2 by 10 मतलब 0.5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाता, विच इज रॉन्ग। समझ में आया? पक्का या फिर से बताओ? आ गया सबको समझ में? ओके, तो यहां आएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, तो वही है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसको पहले मुझे पढ़ने दो फिर मैं तुम्हें करने को दूंगा। A rod of mass m and length l is made to stand at an angle 60 degree with the vertical। तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री। अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। नहीं, ये मैं करवाता हूं। ओके, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं वो समझे। ये हमारा वर्टिकल दीवार है और एक रॉड है ऐसे ऐसे, ये एंगल कितना बना 60 डिग्री वर्टिकल के साथ ऐसे लगाया हुआ है ये रॉड। तो क्या बोला है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्राउंड से कितने दूर है उससे फाइंड करते हैं, mgh से। तो अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ऐसे ये 10 पॉइंट से बना हुआ है तो ये पॉइंट इस हाइट पे है, ये पॉइंट इस हाइट पे है, ये पॉइंट इस हाइट पे है, तो सबका करके फिर सम करना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का ही ढूंढ लो। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यहां पर है मतलब क्या, तो वो इसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से आधे डिस्टेंस पर, मतलब अगर ये इसकी लेंथ l है तो l/2 पे होगा पक्का। अगर इसकी लेंथ l है तो l/2, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, ये l है तो उसको मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, वो तो l/2 पे ही होगा ना सेंटर ऑफ मास। ओके, चलो तो समझाता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा। ओके, चलो, सो आंसर जो भी हो पहले समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड है और वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। डन? अब उसकी लेंथ हमने मान ली क्या है L, पूरे रॉड की लेंथ मान ली L, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, l/2 पे होगा। करेक्ट? तो वो सेंटर ऑफ मास l/2 पे है, यहां पे छोटा ड्रॉ करते हैं और तो ये है मेरी l/2। करेक्ट? इतना l है तो आधी l/2 होगी, वो आधी यहां ड्रॉ की है। ओके, अब ये एंगल 60 है तो नीचे का एंगल कितना होगा, मतलब ये वर्टिकल है, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, टोटल 90 होगा। डन? अब मुझे तो ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट ग्राउंड लेवल से h कितना दूर है, कैसे निकालेंगे, सिंपली sin 30।
तो साइन 30 निकालेंगे तो क्या होगा, साइन 30 मतलब साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ये थीटा है, उसकी ऑपोजिट साइड इसको मान लो h, तो h डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है l/2, तो वो h डिवाइडेड बाय l/2 साइन 30 की वैल्यू हमें पता है। वो 60 मत लिख देना कि सर 60 एंगल गिवन है तो 60 नहीं, वो 60 तो वर्टिकल के साथ, हम तो हॉरिजॉन्टल के साथ बोल रहे हैं। डन, पक्का, ओके। तो साइन 30 1/2, तो बस यहाँ तो सिंपल हो गया, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो h/l 2h/l is equals to 1/2, therefore h is equals to l/4। अगर h मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है, तो mgh की जगह l/4, तो वो ऑप्शन लिख दिया, सिंपल। ओके, कोई डाउट आ गया समझ में? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो तुमसे होगा, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। 2 objects of masses 200 gram and 500 gram having the velocities 10 meter per second and 3i plus 5j meter per second respectively। ठीक है, find the velocity of the center of mass। हाँ, ये हो सकता है, करो। क्या बोल रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, तो वो तो फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी। नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढनी है, चलेगा नहीं करोगे तो। क्यों चलेगा, क्योंकि नीचे भी तुम ग्राम में ही रखोगे ना, ग्राम ग्राम तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। अरे जल्दी, ऐसी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अरे क्या कर रहे हो, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला जो आर का था वही वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, खत्म। सेम फॉर्मूला, हाँ, उसको डिफरेंशिएट किया था तभी तो v मिला था हमें। So velocity of center of mass that is equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। v1 की वैल्यू गिवन है, v2 की वैल्यू भी गिवन है, m1 m2 की वैल्यू भी गिवन है, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। क्या आया ट्रिशा, क्यों ऑप्शन नहीं है? अरे क्यों, देखो m1 कितना है 200, फिर v1 कितना है 10i प्लस m2 कितना है 500, v2 कितना है 3i प्लस 5j डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 700। बस करो, अब ये कितना हुआ 2000i प्लस इसको करो, ये कितना हुआ 1500i। अरे ये नहीं है इसमें, अच्छा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। 5 5 जा 25 0 0 j, दैट्स इट। समझ में आया? और तो कुछ करना नहीं, डिवाइडेड बाय 700, तो कितना हुआ ये 2000 और 1500 3500।
प्लस 2500 जे डिवाइडेड बाई 700, 2 2 0 0 तो ऐसे ही निकाल दो, तो 35 25 और 7 तो यहाँ ग्राम में कन्वर्ट, हाँ 35 25 एंड 7 तो 35 बाई 7 क्या होता है 5 25 7 आ गया 35, ये 0 0 तो यहाँ कट हो गए, कॉमन निकाल के 100 100 100 तो 35 बाई 7 क्या आया 5 आई, 25 बाई 7 25 बाई 7 जी, खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके समझ में आ गया ना। प्लस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, लो वैल्यू पुट किया हुआ भी कैलकुलेशन है। तो 200 ग्राम में 10 आई, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम तो आने ही वाला है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। वो तो आंसर नहीं आया तो मैं सोचा कि ये क्यों ऐसा हुआ, लेकिन डिवाइड करना बाकी था। 200 इंटू 10 आई, 500 इंटू ये जो भी है, इसमें जे और के नहीं है, इसमें के नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें बस मल्टीप्लाई करते जाओ। सो 200 इंटू 10 2000, ये स्टेप यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 2000 हो गया, देन ये हो गया 1500 और ये हो गया 2500। 2000 और 1500 कितना हो गया 3500, 3500 में से वो 0 0 0 निकाल दिए तो 35 आ गया, और ये कितना था 2500, तो 100 निकल गया तो 25 डिवाइड बाई 7, खत्म, आंसर आ गया। अंडरस्टूड, सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट, रुको पहले पढ़ता हूं फिर तुम्हें देता हूं, नहीं होगा। ओके चलो देखो मैं पहले पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनो। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस 2 kg m1 2 kg m2 4 kg are moving with velocities v1 20 meter per second, v2 10 meter per second towards each other due to gravitational attraction, towards each other due to gravitational attraction. Find the velocity of their center of mass. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करो। इसके पहले में न्यूमेरिकल में तुम्हें m1 m2 दिया हुआ था, v1 v2 दिया हुआ था, यहां पर भी तुम्हें m1 m2 दिया हुआ है और v1 v2 दिया हुआ है, तो क्या आएगा आंसर? यस ओके 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? हाँ 3 केस बताए ना कि अगर इंटरनल फोर्स हो, जैसे चार्जेस है तो हमने तो फोर्स नहीं लगाया, वो लोग तो ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ पोल हो लो, एक दूसरा एग्जांपल मिल गया, नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट्स के, तो ऑटोमेटिकली उनका नेचर ही है पास में आना, तो वो पास में आ रहे हैं, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं। तो फिर ये नॉर्थ पोल का, ये एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दूसरा मैग्नेट है उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, दोनों के सेंटर ऑफ मास है, भले ही दोनों अट्रैक्ट हो रहे हो, हम सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है ऐसा बोलेंगे नहीं। ओके कब कब नहीं बोलेंगे? ये ऑपोजिट चार्जेस हो, ऑपोजिट पोल्स हो, फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या फिर बम फट जाए, तो बम तो इंटरनल फोर्स से फटा। ओके तो हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा नहीं, और कोई पॉइंट मूव ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कहां से आ गई? तो वो हो जाएगी 0। तो 0 इज द आंसर। डन, सिंपल था। ओके अब इसमें हमने लास्ट न्यूमेरिकल में जो हमने किया m1 v1 m2 v2, वो अगर हम करने बैठ गए तो शायद एक ऑप्शन सही भी आ जाए बट वो गलत होगा किया तुमने ओके बट वो आंसर क्या है हमारा? 0। ओके चलो नेक्स्ट। सो 0 हमने डिस्कस किया वही। हाँ देन से क्या बोल रहे हैं? अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द x एक्सिस। भाई कोई ऑब्जेक्ट, ये तो मुझे करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पहले पढ़ते हैं समझते हैं। एक पार्टिकल है, ये क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा एक पार्टिकल है ऑफ मास m मूविंग अलोंग द x एक्सिस के तरफ जा रहा है, वो एक्सप्लोड्स, फट गया वो, और 2 पार्ट हो गए, m1 एंड m2, 2 पार्ट्स ऑफ मासेस। ये m1 क्या है? m/4, और m2 क्या है? 3m/4। दोनों का सम करेंगे तो m आ जाएगा, देखो m/4 प्लस 3m/4, तो m आ गया। मतलब जो जा रहा था उसका मास कितना था? m, और जो टूट गए उसका एक का है m/4 और दूसरे का है 3m/4। अच्छा आफ्टर एन इंस्टेंट, थोड़े टाइम बाद, द स्मॉलर पार्ट इज एट y इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। थोड़े टाइम बाद जब हम देखते हैं
तो जो एक स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट कौन सा है इसमें से? m/4 m/4 या 3m/4? 3m/4 सर m/4 हाँ m/4 हाँ हाँ m/4 स्मॉलर है। अरे 4 को दोनों में भी 4 है तो 4 को भूल जाओ, तो एक m है और एक 3m है। ओके, सो m/4 स्मॉलर है, वो कहां पर है? एट y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। x में तो वो जा रहा था, लेकिन y एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर हो वहां पे वो दिख गया थोड़े टाइम बाद। कौन सा? छोटे वाला। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द अदर पार्ट एट दिस इंस्टेंट। जो इंस्टेंट पे ये y दिखाई दे रहा है ना, वही इंस्टेंट पे ये दूसरा पार्ट जो होगा ना, वो कहां होगा, ये हमें फाइंड करना है। करवाता हूं, ये इजी है बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सो वी विल डू इट। चलो तो मैं ही करवाता हूं। देखो, हमारा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे x डायरेक्शन में जा रहा था। अब वो फटा और दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, एक है हमारा m/4 और दूसरा है हमारा 3m/4। एक इंस्टेंट पे मैं हम थोड़ा टाइम हो गया, अब मैं देखता हूं तो एक जो m/4 वाला था वो y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे मुझे दिखाई दिया। तो बोल रहे हैं कि दूसरा कहां होगा। तो यहां तो क्या है, वो हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला देखा था, वही सिंपली अप्लाई करना है कि ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन पे तो x भी 0 और y भी 0। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाऊं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास that is equals to m1/1 plus m2/2 divided by m1 plus m2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्टार्टिंग में y कोऑर्डिनेट तो जहां पे है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे हो, सपोज तो 0 0। ओके, सो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, स्टार्टिंग वाले केस में 0 पे है। ओके, मतलब एक्सप्लोड होने से पहले। ओके, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। x कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0। ओरिजिन पे ही फटा है वो। डन। फिर थोड़े इंस्टेंट के बाद वो 15 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। सो 0 इज इक्वल टू m/4। ये y1 मुझे मिल गया, कितना, 15 सेंटीमीटर। वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसका भी तो कोई y कोऑर्डिनेट होगा, वो हमें नहीं पता, वही फाइंड करना है। सो 3m/4 y2, m1 एंड m2 मिलके तो m हो जाएगा, m/4 एंड 3m/4। तो एलसीएम तो 4 ही है, तो एलसीएम 4, तो ऊपर भी क्या आ गया, 4m, तो m हो गया। ओके, सो नीचे तो m हो गया, ये सम करके m आया है, सम करके m आ गया। ये क्या है, 15m/4 एंड 3m/2 डिवाइडेड बाई 4। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 3m/2 इसको इस साइड ले आओ तो वो माइनस हो गया और डायरेक्टली कट भी कर दिया है। ये m कट ये m कट 4 कट, तो क्या आया, 3y2 इज इक्वल टू -15। समझ में आ रहा है, 3y2 इज इक्वल टू -15। 3 वापस नीचे गया तो y2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब 15 सेंटीमीटर ऊपर चले गए और ये 5 सेंटीमीटर नीचे चले गए। अंडरस्टूड। क्वेश्चन समझे, एक ऑब्जेक्ट है x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था और फटा। तो हमने एज्यूम किया कि जो फटा उससे पहले वो यहां पर है, सपोज कहां पर, ओरिजिन पर है, तो उसका सेंटर ऑफ इजीनेस के लिए हमें नहीं पता ना कि कहां जाके फटा वो, तो हमने मान लिया ओरिजिन पे ही फटा वो, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब थोड़े टाइम बाद, फटने के थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अब तो वो दूर जाएगा, थोड़े टाइम मतलब मिली सेकेंड में, थोड़े सेकेंड में ही बॉम्ब यहां है, अभी फटा, तो फटने के तुरंत बाद मतलब मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, तो वो कहां चला जाएगा, उसका एक पार्ट वहां एक पार्ट वहां। वैसे नहीं होता, दिवाली पता है ना, पटाखे फोड़े थे ना लास्ट ईयर यहाँ पे हमने। ओके, सो तुरंत ही नैनो सेकेंड में ही क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। तो वो थोड़े से ही टाइम में ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट ये है, कितना, 15 सेंटीमीटर। उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, हमें बोला गया नहीं है, तो मैंने तो ये जस्ट शो करने के लिए यहां बोला है। ये तो y कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने सिर्फ शो किया है, ये ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है। इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 15 ही होगा। इसका y कोऑर्डिनेट देखोगे तो भी वो x, 15 ही होगा।
तो वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया। लेकिन ये y इज इक्वल टू 15 में ये लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, वो x के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन x की तो वैल्यू भी हमने नहीं पुट किया, हमने तो y का ही फॉर्मूला यूज करके दूसरे का भी y फाइंड कर लिया है। अंडरस्टूड? क्योंकि हमें जो गिवन है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें जो फाइंड करना है वो भी हमने एक कोऑर्डिनेट फाइंड किया, y। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन ट्राइंगल। भाई ऐसा एक ट्राइंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये तो इजी हो गया, करो। नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा। ओके चलो, तो चलो डिस्कस करते हैं। ऐसी कोई भी शेप की शीट गिवन है तुम्हें, रेक्टेंगल गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, हेक्सागोनल गिवन है, कुछ भी कोई भी शेप गिवन है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। ध्यान से सुनना निर्भय, ध्यान से। कहाँ खो जाते हो? नहीं सर, मैं आंसर ही 20 हो जाएगा, b/2 और f/2 क्या है? अच्छा ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। कोई भी टाइप की शीट हो, ये शीट है एक, ओके, तो उसको शीट SHWT, ओके, तो वो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो ये रहा, सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी शीट है उसमें से जो कॉर्नर्स है वो सारे कॉर्नर में से एक कॉर्नर पर ओरिजिन ले लो। तो इसके कितने ट्राइंगल है तो कितने कॉर्नर होंगे? 3 में से एक पर मैंने ओरिजिन ले लिया, सपोज दिस इज माय ओरिजिन। डन। सारे कॉर्नर पर सेम मास ले लो, इक्वल मास, m या 2m या 3m, इक्वल मास सारे कॉर्नर पर। कोई भी ऐसे मतलब ऐसे पेंटागन भी दे दे तो फिर तुम ऐसा मत बोलना सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, आपने तो ट्राइंगल करवाया, पेंटागन कैसे सॉल्व करें। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेम यही मेथड से ढूंढ सकते हैं। क्या मेथड है? कोई एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, ले लिया, सारे कॉर्नर पे इक्वल मास पुट कर दो, इक्वल मास। तो भाई लाओ सेम पे, ये क्लीन, हाँ, तो सारे कॉर्नर पे मैंने इक्वल मास पुट कर दिए, m डन। अब सबके कोऑर्डिनेट लिख लो। तो एक को तो ओरिजिन माना है तो वो 0,0। अब ये तो गिवन होगा तुम्हें, जो शीट गिवन है उसका डायमेंशन तो गिवन होगा। अगर ऐसा पेंटागन बना के दिया हुआ है और बोला गया है कि कोई सबकी साइड सेम है तो वो हो जाएगा ए, अलग अलग होगा तो A B कुछ भी होगा, कैसे भी, मतलब वो सिमेट्रिकल पेंटागन भी हो सकता है और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है। डन। सिमेट्रिकल होगा भाई, सबकी साइड सेम है तो ये भी है, 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 सब कुछ ये है। डन। तो ये साइड तो तुम्हें गिवन होगी, वो गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये तुमने ओरिजिन मान लिया कोई एक कॉर्नर को, तो दूसरे का कोऑर्डिनेट लिखो। तो भाई x में तुम कितना मूव हुए? b, तो b। y में कितना मूव हुए? नहीं हुए, तो b, 0। फिर तीसरे का, तो x में कितना मूव हुए? भाई मूव ही नहीं हुए, तो 0। y में कितना मूव हुए? h, तो h। तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लो। देखो स्टेप्स बता रहा हूं क्या, पहले ओरिजिन, बाद में इक्वल मास, देन कोऑर्डिनेट्स सबके लिख लो, और बाद में हमारा फॉर्मूला जो पता है हमें। ओके, इतना हो गया तो बस, बाद में तो हमारा फॉर्मूला है वो लगा दो तो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट के लिए m1x1 plus m2x2 plus m3x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। अगर पेंटागन होगा तो m3x4 and m4x5 and m5x5 भी होगा, और नीचे m4 plus m5 भी होगा। अगर पेंटागन हुआ तो, हेक्सागन हुआ तो वो भी होगा। ओके, 6 के लिए भी। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो देखो m सब इक्वल मास लिया है, m तो कट जाने वाला है, मतलब यहां से कॉमन निकल जाएगा। ये m है, m2 भी m है, m3 भी m है, सबको हमने इक्वल मास लिया है, तो m
x1 0, x2 b, x3 0, ओके m तो आंसर क्या आया? ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, mb डिवाइडेड बाई 3m दैट इज इक्वल्स टू b बाई 3। डन। वैसे ही y के लिए गिनेंगे तो m इंटू 0, m इंटू 0, m इंटू h, m तो hm बाई 3m, तो वो हो गया h बाई 3। मिल गया x और y कोऑर्डिनेट, खत्म। तो कहाँ है ये हमारा? ये रहा b बाई 3 एंड h बाई 3। अगर पेंटागन गिवन होता तो हम भी वैसे ही करते ना, जो अभी बोला वैसे ही करते। ये 0, 0 है, ये कितना है? ये है मेरा a, 0। ये कितना है? ये कितना है? जल्दी। अरे x में कितना गए? a, y में कितना गए? a, ये भी तो y है, तो a, a। अच्छा, इसके लिए x में कितना गए? इसका आधा जाता है, तो a बाई 2। y में कितना गए? नहीं पता, तो फिर बनाना पड़ेगा। तो भाई ये a है, ये भी a है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस से फाइंड करो। वो फाइंड किया, दिस a प्लस दैट, तो वो हो जाएगा तुम्हारा y। समझ में आया? पक्का? ओके। फिर ये इसका जो होगा वही नहीं, इसका होगा 0, a, क्योंकि x में नहीं मूव हुए, सिर्फ y में मूव हुए। सारे मिल गए, बस फॉर्मूला लगा। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ, तो कोई भी शेप हो तो ऐसे सॉल्व करना है। बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये भी मैं ही करवाता हूं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके, कि ये जो गिवन सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ऐसे कुछ भी टी शेप बना के दिया होगा, डब्ल्यू शेप बना के दिया होगा, एन बना के दिया हुआ होगा, ऐसे सीधे सीधे डंडे से जो भी बनता है, एच बना के दिया हुआ होगा, आई बना के दिया हुआ होगा। ओके, तो ऐसे रॉड से जो जो अल्फाबेट्स बनते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। डन? ओके, आई, डब्ल्यू, एन, एच। ओके, फिर डी नहीं पूछेंगे, बी नहीं पूछेंगे। ओके, बाकी सारे ये पूछ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा ऐसे सी बनाकर भी पूछ सकते हैं, ऐसे सीधा सीधा सी। ओके, 90 डिग्री, वो कर्व्ड वाला नहीं। ओके, सो वैसे कोई भी शेप पूछे तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सारे रॉड का इंडिविजुअल फाइंड कर लो। सबसे पहले यहाँ पे 2 रॉड है, दोनों रॉड का इंडिविजुअल फाइंड कर लो पहले। ओके, तो देखो सॉल्यूशन। जैसे कि ये पहला मेरा रॉड है, उसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, ठीक है। तो ये मेरा रॉड है जिसकी लेंथ है L, ओके, और ये दूसरा रॉड है, ओके। सो इससे इसका मास सपोज m है, तो इसको मान लिया कि इससे ज्यादा है, तो उसको हम मान लेते हैं सपोज 2L। एज्यूम किया है 2L। क्यों एज्यूम किया? उन्होंने कुछ गिवन ही नहीं है भाई। गिवन होता है कि भाई तुम्हारी लेंथ इतनी है, तुम्हारी हाइट इतनी है, तो वो डायमेंशन लेते। गिवन नहीं है तो फिर तुम कुछ एज्यूम करके कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। तो अगर डायमेंशन गिवन है तो गिवन डायमेंशन लो, डायमेंशन गिवन नहीं है तो तुम एज्यूम करो, मास m एज्यूम करो, लेंथ l एज्यूम करो, 2m एज्यूम करो, मास 2l लेंथ एज्यूम करो, तुम्हारी मर्जी। डन? ओके, सो इसका मास m और इसकी लेंथ l हमने एज्यूम की, और दूसरे का मास उससे ज्यादा 2m और उसकी लेंथ भी 2l हमने एज्यूम की है। ओके, दैट इज अपॉन अस। अगर गिवन है तो वही लेना है, नहीं गिवन है तो हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। ओके, अब सोचो पहले तो कि ये बॉडी जो है पूरा का पूरा ये टी शेप तुम्हें कौन सी एक्सिस से सिमेट्रिकल लगता है? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है? ये शेप वाई के सिमेट्रिकल है। वाई। अगर मैं यहां पर वाई ड्रॉ कर दूं ऐसे बीच में, और यहां पर एक्स ड्रॉ कर दूं, ओके, तो देखो ये एक्स है, तो जैसा एक्स के ऊपर है वैसे ही एक्स के नीचे है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैंने ऐसे एक्सिस ड्रॉ की तो जैसा इस साइड है वैसा ही सेम इस साइड, तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। कोई एक्स, सर हम यहां पर यहां पे मैंने एक्स ड्रॉ कर दी, अब तो सिमेट्रिकल हो गया? नहीं हुआ। ये देखो, ये आधा तो सिमेट्रिकल हुआ, ये डंडा यहां कहां है? अंडरस्टूड?
समझ में आया? तो ये y पे हुआ, ये क्यों बताया कि जहां पे सिमेट्रिकल होगा ना तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा। अगर तुम्हारी y एक्सिस के सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? y एक्सिस पर होगा। और अगर x एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर होगा। और अगर स्क्वायर जैसा हुआ तो सर I हाँ, मतलब x और y दोनों के सिमेट्रिकल हुआ तो दोनों पे होगा। दोनों पे कैसे हो सकता? अरे हो सकता है दोनों पे भी। ये x और y है, ये x है और ये y है, लो यहां पे है सेंटर ऑफ मास, तो दोनों पे ही तो है। डन। तो जिसके सिमेट्रिकल होगा वो एक्सिस, तो यहां पे एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं, फिगर तुम्हें दे दी गई होगी, तो फिगर में सिर्फ देख के ही आंसर बोलना है। वो सेंटर ऑफ मास के ऑप्शन होंगे ना, तो तुम ऐसे ही बोल दोगे कि y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो वो फिगर देखना आना चाहिए तुम्हें कि वो सिमेट्रिकल किससे है। y पे सिमेट्रिकल है तो y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा। डायरेक्टली टिक करना है, उसमें कुछ गिनना ही नहीं है, लेकिन वो वैल्यू सारी देंगे। m1 ये पहले रॉड का मास इतना है, दूसरे रॉड का मास ये है, ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है, सब कुछ देंगे। और हम कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सोचेंगे, कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। सो ये हमने y एक्सिस बनाई है। अच्छा, सो अब ये हमने ओरिजिन ले लिया तो ये हो गया 0,0, ये 0,0 हो गया। ओके, तो आगे हम अगर देखें सारे पॉइंट्स तो से y क्या हो जाएगा हमारा, से m1 y एक्सिस पे ही होगा, हमें पता चल गया ना y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2, m1 प्लस m2, इससे पहले जो किया वो। सो m कितना है m1 कितना है m2 कितना है 2m, जो हमने लिया है। गिवन होगा तो जो गिवन होगा वो ले लो। ओके, तो फिर उसमें आंसर अलग आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। सर शेप सेम था जो हमने किया था वही, लेकिन एग्जाम में आंसर अलग आया। तो आ सकता है हमने मास m और 2m लिया है, उन्होंने मास 5m और 10m लिया होगा, और 5m और 20m लिया होगा, तो आंसर अलग आएगा। करना इसी तरह से है। अंडरस्टूड? ओके, सो m इंटू से 2l, तो ये y1 है, ये y1 कितना है सपोज ये, तो ओरिजिन से, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, यहां पे हम ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पूरे रॉड की लेंथ कितनी है 2l, इसकी लेंथ हमने 2l ली है, तो ये पूरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूरी आ गई। फिर दूसरा, तो दूसरे की बात, अरे सॉरी ये पहला है, ये पहला जो है उसका मास यहां होगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले सारे रॉड के सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लो। ये सब बहुत हो गया, क्लीन कर दूं, ये क्लीन हो गया। सारे रॉड के, ये पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा बीच में, और दूसरे रॉड का यहां बीच में होगा। मतलब ये L है तो L/2 पे होगा, ये 2L है तो 2L/2 पे होगा। उतना तो हमें समझ में आ गया। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहला मास, सपोज ये पहला है, तो m1 कितना है m, और इसका है 2m, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसकी लेंथ है l और इसकी लेंथ है 2l। डन। ये जो गिवन हो वो लेना, न्यूमेरिकल में हमने अपने हिसाब से लिया है। वो लोग बोलेंगे कि ये m है और ये 4m है, तो हम 4m लेंगे, वैल्यू 4m पुट करेंगे। डन। ओके, सो यहां पर क्या किया हमने, सेंट्रोइड फाइंड कर लिया। सेंट्रोइड मतलब सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। ओके, सेंट्रोइड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम। सो सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां है, तो m है, लेकिन यहां से इसकी दूरी कितनी है, तो 2l है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास की दूरी, प्लस m2 के लिए, इसके लिए, तो m2 मास कितना है 2m, तो 2m लिख दिया। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये रहा ओरिजिन, ये जो सेंट्रोइड है उसकी लेंथ कितनी है, तो ये यहां बीच में आएगा, टोटल 2l है तो इतना l हो गया, तो l लिखा हुआ। पक्का समझ में आया? डिवाइडेड बाय दोनों का मास का सम, तो m और 2m, तो क्या हुआ ये 2ml और ये हो गया 2ml, तो 4ml डिवाइडेड बाय 3m, mm कैंसल, तो 4l/3। मतलब कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 4l/3, 4l/3 कहां से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 4l/3, मतलब 4/3 करोगे तुम l के रिस्पेक्ट में, 4/3 मतलब क्या होगा, 3 1 जा 3 और से 1 0 एंड 3 3 जा 1.3 समथिंग आएगा, तो 1.3l मतलब ये 2l है। ओके, और ये पूरी की पूरी क्या है 2l, तो इतना क्या हो गया 1l, फिर यहां बीच में आएंगे तो क्या होगा 1.5l, तो यहां पे आएगा 1.3l।
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये 2L है, तो आधी क्या होगी L, और ये देखो ये आधी क्या होगी L, और ये दूसरी आधी भी क्या होगी L। ये आधी की आधी क्या होगी, ये 0.5L और ये भी 0.5L। समझ में आ रहा है? तो 0.5L अगर यहां पर है तो 1.3 यहां पर होगी। तो बता रहा हूं, हमें नहीं बतानी है, लेकिन बता रहा हूं कि ये जो हमारा आंसर है 4/3L वो कहां होगा, तो उस साइड मास ज्यादा हो गया ना, उस साइड सेंटर से उस साइड थोड़ा मूव कर जाएगा। डन। अभी इसमें अगर मास तुम्हें यहाँ पे 4m गिवन है, यहाँ पे 20m गिवन है, तो वो वैल्यू पुट करो, जो आए वो। करना ऐसे है, करना कैसे है, सबका देखो फिर से एक बार कैसे करना है, ऐसा कोई भी शेप हो तो सबके सेंट्रोइड इंडिविजुअली फाइंड कर लो, इंडिविजुअली। जैसे कि यहाँ पे क्लीन, यहाँ पे मुझे ये आई शेप गिवन है मान लो। डन। इसका सेंट्रोइड यहाँ पर, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर, और इसका सेंट्रोइड यहाँ पर, ये इसके जैसा ही है, ऐसा मानो, थोड़ा मोटा कर दिया है, उसके जैसा ही है, मान लिया। डन। अब सबके सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, सबके सेंटर ऑफ मास निकाल लिए और सबके मास पता है, दैट्स इट। वैल्यू पुट करते जाओ, एक ओरिजिन फिक्स कर दो। तो सपोज ये सेम ओरिजिन रखा है या फिर मैंने ये ओरिजिन रखा है, वॉट एवर योर चॉइस। ओके, तो ये टोटल L है और ये थिकनेस तो हमने मानी ही नहीं है क्योंकि यहां पर भी हमने L ही ली थी। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में अब तीनों का गिनो, तो इसका कितना दूर है, तो उसका तो जो यहाँ पे गिना था उतना ही दूर आएगा, दूसरे का भी उतना ही दूर आएगा, तीसरे का गिनना पड़ेगा। तो तीसरे का गिनेंगे तो क्या होगा कि इसका तो y एक्सिस पर ही है, तो 0 0 ही हो जाएगा, ओरिजिन ही वहां पर है। कहने का मीनिंग है सारे के सारे जो रॉड से पूरा एक ऑब्जेक्ट अल्फाबेट बना के गिवन है, वो सारे के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, उसमें सबसे लास्ट वाला जो होगा, सबसे टॉप वाला या सबसे लास्ट वाला, उसमें से कहीं पर एक ओरिजिन फिक्स कर दो। और ओरिजिन कहां फिक्स करनी है, जो एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तुम्हारी बॉडी, एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो तो एक्स एक्सिस पर ही ओरिजिन लेना, वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल था तो ये वाई एक्सिस पर ही हमने ये ओरिजिन लिया हुआ था। ओके, वो ओरिजिन लिया। अब वो ओरिजिन से पहला वाला ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है वो लिखो दो, तो m इंटू y1, m1 इंटू y1 प्लस दूसरा कितना दूर है, तो m2 इंटू ओरिजिन से ये y2 कितना है, दैट्स इट। तीसरा हो तो तीसरा, वैसे सब कर दो, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ये आ गया तो बुक में बस इतना है हमारा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर ये सारे न्यूमेरिकल आ गए तो बुक के सेंटर ऑफ मास तो तुम ऐसे ही कर लोगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ठीक है, तो इतना रखते हैं। कितना टाइम हुआ है? इतना रखते हैं।